स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट टाइम जो स्टडी किया था उसमें हमने डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी जो है वो देखी थी, ताकि हमारे जो कस्टमर हैं वो ट्रैफिक हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फैच करके अपनी वेबसाइट के ऊपर ला सकें। तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स हैं, मेथड हैं, जिनके ज़रिए हम लेके आ सकते हैं। लास्ट टाइम हमने स्टडी कर ली थी सोशल मार्केटिंग वगैरह, वायरल मार्केटिंग और ट्विटर। ये सेम एक तरह की स्ट्रेटेजी है। बेसिकली सोशल मार्केटिंग, ट्विटर भी सोशल मार्केटिंग है। वायरल मार्केटिंग है कि आपका मैसेज ऐसा वायरल होता है, जिस तरह वीडियोस आप देखते हैं, आप कहते हैं कि ये वीडियो बड़ी वायरल होगी, जिस तरह वायरस फैलता है, इसी तरह वायरल मार्केटिंग में भी कोई वीडियोस, कोई चीज जो है वो आपकी वायरल हो जाती है बहुत ज्यादा लोगों के दरमियान में, प्रोडक्ट और सर्विसेज। ये भी एक एडवर्टाइजमेंट का तरीका है वायरल मार्केटिंग का। तो नेक्स्ट जो है ये मेथड थे, उसमें हमारे पास एक और मेथड है RSS जो है, रियली सिंपली सिंडिकेशन जो है, ये एक मेथड है बेसिकली आपको मार्केटिंग करने के लिए। ई कॉमर्स की आपकी साइट है तो इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर रिक्वायर्ड होते हैं, ताकि वो कस्टमर जो हैं वो आपकी वेबसाइट की विजिट करें और वेबसाइट का विजिट करें और आपको ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर जो है वो मिल सके। तो इसमें अगर हम इसको अगर डिफाइन करें RSS को, तो RSS जो है बेसिकली, ये चाबी जरा दराज, तो बेसिकली दैट इज द वे फॉर पीपल जो कि कंटेंट जो पब्लिश होते हैं ऑनलाइन में। RSS का बेसिकली पर्पस क्या है ये हम देखते हैं। आपकी ना आप वेबसाइट्स, डिफरेंट वेबसाइट्स का विजिट करते हैं और उन वेबसाइट्स पे जो है वो आप मुख्तलिफ अपने इंटरेस्ट के कंटेंट वगैरह सर्च करते हैं। कंटेंट्स जो है वो आप जब सर्च करते हैं तो उनमें आपकी इंटरेस्ट की अगर चीज होती है तो वो आप देखते हैं, व्यू करते हैं और परचेज करते हैं। न्यूज भी हो गई, हेडलाइंस भी हो गई, इसी तरह की। लाजमी नहीं कि आपने कोई सेल एंड परचेज ही करना है, बट सम टाइम ये होता है कि आप जो है इतनी सारी वेबसाइट्स के ऊपर जा नहीं सकते और वहां से जो है विजिट नहीं कर सकते। सो ये एक वे है RSS, जिसमें आप जो है अपने इंटरेस्ट के जो कंटेंट्स हैं वो आपको इंटीमेट होते रहे, आपको उनकी अपडेट्स के बारे में पता चलता जाए, ताकि जब भी कोई चीज अपडेट हो उस वेबसाइट्स पे तो वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाए और आप उसको जो है अगर इंटरेस्टेड हैं तो विजिट कर लें, अदरवाइज आपके पास उसकी अपडेशन जो है पहुंचती रहे। तो बेसिकली दैट इज द वे फॉर अ पीपल हु पब्लिश द कंटेंट ऑनलाइन, जो पब्लिश करते हैं अपने कंटेंट्स को ऑनलाइन। जैसे आपकी कोई वेबसाइट है तो आप नोटिफाई करते हैं पोटेंशियल रीडर जो होते हैं आपके, उनको न्यू कंटेंट जो आपने अवेलेबल होते हैं आपकी वेबसाइट पे, उन कंटेंट्स के मतलब आप नोटिफाई करते हैं। तो आप बजाय इसके कि आप एक्टिवली जो है सारी की सारी साइट्स के ऊपर जाएं, सिर्फ आपका जो इंटरेस्ट है, जो आपने फाइंड आउट करना है, जो आपकी वेब अपडेट्स पड़ी हुई हैं, वो RSS के थ्रू जो है वो आपको अवेलेबल हो। यानी कि जब भी वेबसाइट पे अपडेट हो, विदाउट आप कुछ किए, आप उस वेबसाइट पे विजिट किए बगैर आपको वो अपडेट्स जो हैं वो अवेलेबल हो। तो बेसिकली RSS जो है वो आपको अलाउ करता है, सिंडिकेट करता है कंटेंट्स फ्रॉम www वेबसाइट से, और बेसिकली तमाम के तमाम कंटेंट्स जो आप इंटरेस्टेड होते हैं वो ट्रैक होते हैं और पर्सनलाइज होते हैं एक ही प्लेस के ऊपर, एक ही जगह के ऊपर। अच्छा, तो इसको RSS को यूज करने का तरीका क्या है? पॉसिबिलिटी जो है वो आप डिसाइड जब करते हैं कि आपके कंटेंट्स ये इंटरेस्टेड है, आप उस पर्टिकुलर पेज पे चले गए, तो आप इसका फायदा ये होता है कि सम टाइम आपकी वेबसाइट के जो है वो लिंक्स या स्पीड इंटरनेट की स्लो होती है, आप उस वेब पेज के ऊपर जो है वो इतना एक्टिवली या विजिट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने RSS मेथड को यूज किया है तो वो कंटेंट्स आपके RSS रीडर के ऊपर अवेलेबल होंगे, RSS RSS के ऊपर अवेलेबल होंगे। और नेट चाहे स्लो है या स्पीड स्लो है, अवेलेबिलिटी नहीं है, कॉस्ट का इशू है नेट का, तो वो आप RSS रीडर के थ्रू जो है वहां पे अपडेट आई होगी, आप उसको रीड कर लेंगे। तो दैट इज मोर इफेक्टिव वे। अक्सर वेबसाइट्स पे जो है ना
ये RSS का ये सिंबल बना होता है, ये मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर की हुई है। इस स्क्रीन पे मैंने ये आइकॉन लगाया हुआ है, आप देखें तो अक्सर वेबसाइट पे आपको ये आइकॉन नजर आ रहा होगा, ऑरेंज कलर का जो कलर होता है। बेसिकली ये हर जो वेबसाइट RSS ऑफर कर रही होती हैं, RSS फीड्स, तो वो उनकी वेबसाइट पे आपको ये नजर आ रहा होगा। तो बेसिकली ये आइडेंटिफाई करता है कि आपने अगर RSS जो है उसको यूज करना है, तो इस लिंक के थ्रू जो है आप क्लिक करेंगे और अपना जो है, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो इसमें से आपको एक कोड, नॉर्मली वो कोड XML के अंदर होता है, और मे बी आप लोग कंफ्यूज हों कि ये इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्रामिंग कोड कहाँ से आ गया। तो वो कोड जैसा आपने उठाना है, और आपने वो कोड, आपने RSS रीडर डाउनलोड किया होगा, इंस्टॉल किया होगा अपने सिस्टम के अंदर। आप उस कोड को उठा के उस RSS रीडर के अंदर जो है कंटेंट्स का एक बटन होता है, उसके अंदर क्लिक करके आप उसको फीड कर देंगे। यानी कि RSS फीड जिस साइट पे आप लाइक कर रहे हैं, उस साइट के ऊपर ये ऑप्शन अवेलेबल होगी। आप सब्सक्राइब करें उसको, और उसके बाद आपके पास उसकी लिंक को आपने कॉपी करने के बाद RSS रीडर के अंदर आपने पेस्ट कर दी है, तो अब उस वेबसाइट्स की जितनी भी अपडेट्स होंगी वो ऑटोमेटिकली RSS रीडर के अंदर मौजूद होंगी। तो लिहाजा आपको बार बार उस वेबसाइट्स के ऊपर विजिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो इंफॉर्मेशन जो है वो ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल होगी। चाहे नेट जो है वो इंतहाई स्लो ही हो आपका कनेक्शन इंटरनेट का, तो RSS जो है वो अपनी वर्किंग करेगा। तो दैट इज द वे। तो यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस मैंने लिखी हुई हैं कि RSS जो है वो ऑफनली आपको वेब टाइप ऑफ वेब फीड है, आप जो आपको अलाउ करता है अपडेट टू ऑनलाइन कंटेंट, और कंप्यूटर रीडेबल फॉर्मेट में आपके पास अवेलेबल होता है। सो दैट इज वन वे, आप इसके जरिए भी अपनी वेबसाइट्स की जो है वो एडवर्टीजमेंट या मार्केटिंग कर सकते हैं। तो दैट इज वन ऑफ द वे, जो कि हम चैप्टर हमने जो स्टार्ट किया हुआ है, दैट इज द मार्केटिंग। अच्छा जी, नेक्स्ट ये था RSS फीड, ये जो टॉपिक हमने अभी देखा। तो नेक्स्ट जो है वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, जिसे SEO भी कहते हैं नॉर्मली। तो बेसिकली SEO क्या है? बेसिकली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है बेसिकली एक प्रैक्टिस है कि आप टारगेटेड ट्रैफिक को अपनी वेबसाइट पे सर्च इंजन के थ्रू ऑर्गेनिक रैंकिंग के जरिए, मैंने पहले आपको पिछली लेक्चर्स के अंदर बताया भी था कि सर्च इंजन पे जब आप सर्च करते हैं तो वो जो लिंक्स डिस्प्ले होते हैं दो तरीके से होते हैं, एक ऑर्गेनिक या नेचुरल होता है और एक पेड लिंक होता है, जिसे स्पॉन्सर लिंक भी कहते हैं। तो ऑर्गेनिक लिंक जो है वो, ऑर्गेनिक लिंक, नेचुरल लिंक जो है वो, उसके लिए आपको थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ती है, और वो एफर्ट करके ही आप जो है अपनी रैंकिंग को इम्प्रूव करते हैं और सर्च इंजन में आपके लिंक्स जो हैं वो डिस्प्ले होते हैं। इसी को हम SEO कहते हैं। यानी कि जितनी आपकी SEO जो है वो ऑप्टिमाइज होगी, उतने ही ट्रैफिक जो है, टारगेटेड ट्रैफिक जो है वो आपकी वेबसाइट के ऊपर ज्यादा जनरेट होगी। तो कॉमन जो टास्क SEO से इंक्लूड होते हैं, उसमें आपकी वेबसाइट के हाई क्वालिटी कंटेंट्स होने चाहिए, ऑप्टिमाइजेशन होनी चाहिए कंटेंट की, स्पेसिफिक कीवर्ड्स आप यूज कर रहे हो, और आप बैक लिंकिंग क्या होती है ये हम देखते हैं, जिसे इनबाउंड लिंक भी कहते हैं। ये मैं आउटबाउंड और इनबाउंड लिंकिंग की दो टर्म जो है वो यूज हुई है, और उसको मैंने एक्सप्लेन भी किया। तो बेसिकली SEO जो है वो आपकी एक एक्टिविटी है जो कि वेब पेजेस, ऑप्टिमाइजिंग द वेब पेजेस, या तमाम वेबसाइट को जो है आपने ऑप्टिमाइज करना होता है इन ऑर्डर टू मेक देम सर्च इंजन फ्रेंडली, ताकि सर्च इंजन के अंदर आपकी जो लिंक्स हैं वेबसाइट्स के वो डिस्प्ले हो सकें, तो हायर पोजीशन ले सके सर्च इंजन के रिजल्ट के अंदर। तो SEO टेक्निक जो है, फर्स्ट वन के आप डिजाइन एंड डेवलप द वेबसाइट टू रैंक वेल इन सर्च इंजन। आपकी वेबसाइट को ऐसे डिजाइन किया और डेवलप किया हो कि सर्च इंजन में जो है वो रैंक अच्छा हो उसका। और उसके बाद इम्प्रूव द वॉल्यूम एंड क्वालिटी ऑफ ट्रैफिक, आप अपनी जो है ट्रैफिक को जो है वो जनरेट करना चाहते हैं, ग्रैब करना चाहते हैं वेबसाइट सर्च इंजन के थ्रू। और इसी तरह मार्केटिंग बाय अंडरस्टैंडिंग हाउ सर्च एल्गोरिथम वर्क,
आप ये भी देखें कि सर्च एल्गोरिदम जो है वो किस तरह वर्क करता है। बेसिकली अगर जो है आप गूगल के ऊपर सर्चिंग करते हैं तो गूगल जो है वो बेसिकली एल्गोरिदम यूज कर रहा होता है बिहाइंड, और उस एल्गोरिदम के तहत जो है वो जो है तमाम वेबसाइट्स को जो है वो फेच करके लेके आता है। सो दैट इज आपकी एसईओ कहलाती है। तो पर्पज आपको पता चल गया कि एसईओ किस लिए यूज होता है। तो वन वे टू इंक्रीज ट्रैफिक टू अवर वेबसाइट जो है वो एसईओ है। इसमें क्या इन्वॉल्व है जी, जैसे अभी मैं बता चुका हूँ कि कंटेंट है, आपकी वेबसाइट की स्ट्रक्चर किस तरह है ताकि वो वेल ऑप्टिमाइज हो। अब ये स्ट्रक्चर में जो है हम देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें आती हैं। फॉर सर्च इंजन, मेक इट इजियर टू एक्सेस ओवरसाइट एंड डाइजेस्ट द इम्पोर्टेंट कंटेंट्स। सर्च इंजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है, क्योंकि मोस्ट सोर्स ही आपकी वेबसाइट का जो कंटेंट्स जो ट्रैफिक जनरेट करेगा वो सर्च इंजन ही जनरेट करता है। तो आपकी वेबसाइट के अगर आपने प्रॉपर तरीके से उसकी एसईओ की होगी तो आपकी ट्रैफिक जनरेट होगी प्रॉपर। दो तरीके होते हैं, एक होती है ऑन साइट जो है या ऑन साइट या ऑफ पेज भी कहते हैं इसको, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसमें एक्चुअली आप अपनी वेबसाइट के ऊपर काम करते हैं, आपकी वेबसाइट है उसके कंटेंट्स के ऊपर आप काम करते हैं और इसको आप इम्प्रूव करते हैं ताकि सर्च इंजन जो है उसको रीड कर सके और वो सर्च इंजन के अंदर प्रॉपर रैंक हासिल कर सके। इसको कहते हैं ऑन साइट या ऑन पेज। और नेक्स्ट है ऑफ साइट या ऑफ पेज लिंकिंग जो है यह कहलाती है। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे फर्दर इसको स्टडी करें, ऑफ पेज जो है वो बेसिकली जो है आप दूसरी साइट्स के ऊपर वर्किंग करते हैं और उस लिंक्स के थ्रू जो है आप ट्रैफिक को फेच करके लेके आते हैं। तो दैट इज आउटसाइड फ्रॉम द वेबसाइट। अच्छा, इसमें हम जो है मैं लास्ट टाइम ये देखें, ये ना एक आउटबाउंड लिंक को मैं पहले भी बता चुका हूं लेकिन रिव्यू कर रहा हूं ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। ये आपकी वेबसाइट है और इस वेबसाइट का लिंक जो है वो आपने दूसरी वेबसाइट्स के ऊपर दिया हुआ है। जितनी वेबसाइट्स के ऊपर आपका लिंक्स ज्यादा से ज्यादा जो है अवेलेबल होगा या यूज हो रहा होगा, उतने ही आपकी वेबसाइट जो है दैट इज ऑथेंटिकेटेड। और इसका मतलब है कि आपको वोट एक तरह का हो रहा है कि आपकी जो है साइट ट्रस्टेड और पॉपुलर साइट है, जो कि दूसरे ओनर जो है वो हैप्पी फील कर रहे हैं आपकी वेबसाइट्स को जो है प्रमोट करने में। ये था आउटबाउंड लिंक। इसी तरह अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर ये रिवर्स हो जाए, दूसरे पेजेस के लिंक जो है वो अगर आपकी वेबसाइट्स के ऊपर हों और वो होंगे तो वो भी आपके लिए फायदा मंद है। बेसिकली वो अपनी प्रमोशन चाह रहे हैं लेकिन इन दैट सेंस वो आपको ट्रैफिक भी जनरेट करके दे रहे हैं। वो किस तरह ट्रैफिक जनरेट करके दे रहे हैं? बेसिकली जब सर्च इंजन सर्चिंग करता है तो वो सर्च इंजन जो है वो जहां जहां पे हाइपर लिंक यूज हुआ होता है वो उन पेजेस के ऊपर भी जाते हैं। तो अगर आपकी इस वेबसाइट्स के ऊपर अगर जो है लिंक यहाँ पे मौजूद हो तो जैसे ही वो सर्च इंजन जो है सर्च करता हुआ आएगा वेबसाइट पे, वो उस लिंक को फॉलो करते हुए आपकी वेबसाइट के ऊपर भी क्रॉलिंग करेगा। क्रॉलिंग करने के बाद आपका डाटा भी कलेक्ट करेगा। यानी कि एक वेबसाइट के अंदर जितने भी लिंक्स मौजूद होंगे, बेसिकली वेबसाइट जो है दैट इज लिंक पेजेस, हाइपर टेक्स्ट पेजेस हैं। आप एक पेज से दूसरे पेज पे मूव करना है तो लिंक के थ्रू मूव करते हैं। तो जब वो लिंक के थ्रू आप मूव करते हैं तो जो सर्च इंजन होता है वो भी उन लिंक्स को फॉलो करते हुए तमाम पेजेस को स्कैन करता है। दैट्स वाई ये इनबाउंड लिंक कहलाता है। अगर हम इसको रिवर्स करते हैं, या बैक लिंकिंग भी कहलाता है, इसको समटाइम बैक लिंकिंग भी कहते हैं। और दैट इज इनबाउंड लिंकिंग, यानी कि दूसरे वेब पेजेस के लिंक्स जो हैं वो आपकी वेबसाइट पे अवेलेबल हो। दैट इज आपका बेसिकली जो है हम इसको कहेंगे इनबाउंड और आउटबाउंड लिंक। ये आपको थोड़ा सा आइडिया दिया मैंने। अब एसईओ जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, ये डेफिनेशन लिखी हुई है वेबसाइट्स को फैच करने के लिए। ऑन पेज जो है वो कौन सी होती है, एसईओ या ऑन साइड एसईओ जो है वो क्या होती है, इसको हम पहले देख लेते हैं। ऑन साइड एसईओ जो है ये बेसिकली प्रैक्टिस है कि आप ऑप्टिमाइज करते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर जो एलिमेंट मौजूद होते हैं उनको। और उनकी ऑप्टिमाइजेशन किस तरह होती है, उसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं। आपके कीवर्ड्स की सिलेक्शन कैसी है, आपकी हेडिंग हेडिंग यूज होती है। जिन्होंने HTML पढ़ा होगा तो उनको आइडिया होगा H1 H2 H3
हेडिंग्स होती हैं प्रॉपर, वो किस तरह यूज़ की हुई हैं आपने, उनको प्रॉपर यूज़ किया हुआ है। और उसके बाद आपके पास कीवर्ड की डेंसिटी, मेगा टैग एक यूज़ होता है, मेगा टैग आपने किस तरह यूज़ किया हुआ है, इमेजेस जो हैं वो किस तरह है, टाइटल्स किस तरह के हैं। तो बेसिकली ये फोकस कर रहा है आपके वेब पेज के कंटेंट्स के ऊपर, यानी कि एसईओ के ऊपर, जो आप हम ऑन साइट एसईओ या ऑन पेज एसईओ को जो कर रहे हैं उसमें। तो बेसिकली आपने अगर वेबसाइट्स के एलिमेंट्स को प्रॉपर ऑप्टिमाइज किया है तो ये इन ऑर्डर टू रैंक हायर और अर्न मोर रेलिवेंट ट्रैफिक फ्रॉम सर्च इंजन, ये आपकी ऑन पेज जो है वो ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक जनरेट करेगी। तो बेसिकली सर्च इंजन जो है वो आपके पेज को प्रॉपर इंटरप्ट कर सकेगा, रीड कर सकेगा उसके कंटेंट्स को, अगर आपने ऑन साइट एसईओ की होगी, ताकि वो ऑन साइट एसईओ जो है वो हेल्प करता है कि यूजर जो है वो क्विकली और क्लियरली अंडरस्टैंड कर सके कि आपके पेज के ऊपर क्या है या आपका पेज किससे रेलेवेंट है। और जब वो क्यूरी करता है उसके अंदर आपकी ब्राउजर के अंदर, गूगल के अंदर, अगर वो सर्च इंजन के अंदर क्यूरी करता है तो वो क्यूरी जो है वो वो क्यूरी जो है वो आपकी वेब पेज जो है वो एड्रेस करती है उसकी क्यूरी को प्रॉपर, अगर आपने की होगी तो वो अगर रिजल्ट आपका वो क्यूरी के अगेंस्ट जनरेट होगा तो वो प्रॉपरली आपकी वेबसाइट डिस्प्ले भी होगी। दैट इज द मैटर। तो गुड ऑन साइट एसईओ जो है वो सर्च इंजन को अंडरस्टैंड करता है कि इंसान क्या देख सकता है और उसने कौन से पेजेस जो है वो विजिट किए हैं। सर्च इंजन जो है वो बेसिकली हाई क्वालिटी कंटेंट्स जो होते हैं जो अगेंस्ट पर्टिकुलर क्यूरी के अगेंस्ट जो होते हैं उनको डिस्प्ले करता है, अगर प्रॉपर आपकी एसईओ जो है वो हुई हो। तो दैट इज द पर्पज ऑफ एसईओ। अब एसईओ की जो है मुख्तलिफ आगे उसकी टाइप्स हैं कि किस तरह एसईओ जो है उसको परफॉर्म किया जाता है। तो बेसिकली अल्टीमेट जो गोल है या पर्पस जो है उसका बेसिकली एसईओ का, ऑन साइट एसईओ का, कि बेसिकली आप कोशिश करते हैं, एफर्ट करते हैं कि इस बात को पॉसिबल करते हैं कि सर्च इंजन और यूजर जो है वो अल्टीमेटली उसको जो है रीड कर सकें, प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर सकें। कौन कौन से गोल हो सकते हैं सर्च इंजन और यूजर के लिए ऑन साइट एसईओ की वजह से, कि आपके वेब पेज को वो अंडरस्टैंड कर सके कि आपका वेब पेज किसके मुतल्लिक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों के लिए, यूजर और सर्च इंजन के लिए। और फिर ये भी देख सके कि आपने जो पेज वो आइडेंटिफाई किया है वो रेलिवेंट, वो क्यूरी के रेलिवेंट है, जो यूजर जो है वो सर्च कर रहा है, यानी कि प्रॉपर कीवर्ड आपने यूज किए हुए हैं, दैट इज ऑन साइट। और फाइंड द पेज, के पेज को तलाश करे कि वो यूजफुल और वर्थी ऑफ रैंकिंग है सर्च इंजन के, जिसे हमने लास्ट टाइम SERP पढ़ा था, सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। और वो सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस जो हैं उसमें मैट्रिक्सेस यूज हुए थे। मैट्रिक्सेस क्या है? पेज रैंक, पेज रैंक के अंदर मुख्तलिफ जो है उसके एलिमेंट्स हैं, डोमेन अथॉरिटी क्या है, उसकी लिंकिंग क्या है, ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। आपकी डोमेन कितनी पुरानी है और कीवर्ड्स प्रॉपर यूज किए हुए हैं, तो वो तमाम की तमाम चीजें जो हैं वो SERP कहलाती हैं, यानी कि सर्च इंजन रिजल्ट पेज कहलाती हैं। और ये पेज रैंकिंग के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। और पेज रैंकिंग जो है वो आपकी दो टेक्निक से हम कह रहे हैं कि ऑन साइट जो है उसके थ्रू जो है वो जनरेट करते हैं। अब हम आते हैं दोबारा यहाँ पे, ये ऑन पेज रैंकिंग जो स्लाइड्स आपको नजर आ रही है, इसी तरह हमारे पास जो है ऑफ पेज है। ऑफ पेज को हम बाद में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये हम देख लेते हैं, ये आप लोगों ने स्टडी किया हुआ लेकिन थोड़ा सा मैं रिवाइज कर रहा हूँ कि कीवर्ड्स जो है आप H1 की टैग को यूज करते हैं। आप H1 ऑन साइट अगर एसईओ कर रहे हैं तो H1 के टैग को जो है प्रॉपर आपने यूज करना है। नॉर्मली आप कोशिश करें H1 के अंदर अपना कीवर्ड जो है वो रखें। और मोस्टली अगर आप प्रेफर करें तो आप अपने वेब पेज का नाम जो है, टाइटल जो है, वो H1 की हेडिंग में रखें। और H1 की मुख्तलिफ लेवलिंग है हेडिंग्स की, वो प्रॉपर यूज की हो आपने, H1, H2, H3, जहां जहां पे जरूरत है। जैसे यहाँ पे ये बेस्ट एसईओ प्रैक्टिस जो है ये कीवर्ड है बेसिकली, और हमने इसको हेडिंग के अंदर, H1 की हेडिंग के अंदर रखा हुआ है आपके वेब पेज के अंदर, ताकि प्रॉपर तरीके से जो है वो जो है इसकी ऑप्टिमाइजेशन हो
ऑप्टिमाइजेशन होगी तो फिर ये सर्च इंजन की रैंकिंग में आएगा। यानी कि H1 दैट इज अ फर्स्ट स्टेप जिसको हम कह रहे हैं। अगर हम आए दोबारा बुक के ऊपर, तो बुक में उसने ऑन साइट जो है उसमें उसने डिफाइन किया है कि आपकी वेबसाइट जो है उसका स्ट्रक्चर और कंटेंट अप्रोप्रिएट और अप टू डेट होना चाहिए, आउटडेटेड नहीं होना चाहिए। इसको हम ऑन साइट कहते हैं। तो हेडिंग जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए। अब वो कहता है प्रॉपर स्ट्रक्चर पेज मेक यूज ऑफ अप्रोप्रिएट हेडिंग टू ब्रेक डाउन द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट इनटू द सेक्शन। आप लोगों ने अगर यूज किया तो आपको पता होगा कि H1 की हेडिंग को अगर आप यूज करते हैं तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स के सेक्शन क्रिएट कर लेते हैं मुख्तलिफ। H1, H2, H3, H4 है तो मुख्तलिफ सेक्शन टाइप आप क्रिएट कर लेते हैं। तो कंटेंट विद इन दीज हेडिंग इज आल्सो कंसिडरेबल हाईली बाय द सर्च इंजन। जो भी हेडिंग आप H हेडिंग के अंदर कंटेंट प्लेस करेंगे, सर्च इंजन उसको बड़ा कंसीडर करता है, जैसे पहले मैं बता चुका हूं। तो इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी डू नॉट फिल दैम टू मच कंटेंट्स। बहुत ज्यादा चीजें नहीं रखनी चाहिए, जैसे पहले बता चुका हूं। 3 to 7 कीवर्ड्स सफिशिएंट कीप विद फीलिंग ऑफ हेडिंग। ज्यादा से ज्यादा आप 3 से 7 वर्ड जो है वो कोशिश करें, काफी है H1 की हेडिंग के अंदर। डिफरेंट लेवल ऑफ हेडिंग इंडिकेट, अब मैंने आपको बताया कि डिफरेंट लेवल है, H1, H2, H3 है, वो यूज किए आपने उसके लिए। वो कहते हैं देयर इज डिस्कशन है, देयर इज मच डिस्कशन अमंग द वेब डिजाइन कम्युनिटी व्हाट फर्स्ट लेवल हेडिंग शुड कंटेन। ये वेब डिजाइनर और वेब कम्युनिटी के अंदर जो है वो ये डिस्कशन है कि H1 के अंदर ज्यादातर क्या होनी चाहिए। तो वो कहता है बाज दफा कोई कहता है जी कि साइट का नाम होना चाहिए या पेज का नाम होना चाहिए, लेकिन पर्सनली वो ऑथर बुक का कहता है मेरे ख्याल में कि पेज का नाम जो है वो उस हेडिंग के अंदर होना चाहिए H1 के अंदर। ताकि अगर आप इन छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखेंगे तो ये छोटी छोटी चीजें जो हैं ये आपके लिए यूजफुल होंगी और सर्च इंजन के लिए जो है वो जो है आप कह लें कि ऑप्टिमाइजेशन है, और सर्च इंजन जो है उसको प्रॉपरली रैंक करेगा अपने पास जो चीजें आपने कंटेंट्स प्रॉपरली इस तरह मैनेज कर रहे होंगे। दैट इज। अब लिंक्स की बात आती है, तो लिंक्स से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, जिन बच्चों ने अगर जो है HTML को प्रॉपर नहीं स्टडी किया तो थोड़ा सा आइडिया मैं दे देता हूं। बेसिकली एंकर टेक्स्ट, ये आप ए का टैग या हाइपर लिंक जो है वो क्रिएट करते हैं। तो HTML के अंदर ए का टैग होता है। ए का टैग जो है वो लिंक क्रिएट करता है। पता है आपको वेब पेजेस जो हैं वो लिंक हैं एक दूसरे के साथ। तो ये जो आपने टेक्स्ट यूज किया हुआ है इसके अंदर, ये देखें यहाँ पे, ये इसके अंदर ये टेक्स्ट आपको डिस्प्ले होगा ब्राउजर के अंदर, और ये ब्लू होता है नॉर्मली और अंडरलाइन होता है। तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये जो लिंक आपने एच रेफरेंस के अंदर दिया हुआ है जो है ब्राउजर उसकी तरफ रीडायरेक्ट हो जाएगा और ये पेज ओपन हो जाएगा जो हमने यहाँ पे एच रेफरेंस के एट्रीब्यूट के अंदर दिया हुआ है। तो ये कैसे देना चाहिए बेसिकली, और बाज दफा आप इस एट्रीब्यूट के अंदर रिलेटिव नो फॉलो और फॉलो को यूज करते हैं। और लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था अगर आपने पेड कंटेंट रखे हैं और आप चाहते हैं कि क्रॉलर या सर्च इंजन जो है वो उन पेजेस के ऊपर मूव ना करे जिनको आप अलाउ नहीं करना चाहते, तो उसके लिए आप नो फॉलो का टैग यूज करेंगे। तो क्रॉलर जो है वो जब इस लिंक को रीड करेगा और इसके अंदर नो फॉलो का टैग होगा, तो वो जब क्रॉलर इस वेब पेज के ऊपर या इस वेबसाइट के ऊपर नहीं जाएगा और इसको क्रॉलिंग नहीं करेगा, क्योंकि आपने नो फॉलो का टैग यूज किया हुआ है इसके अंदर। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे यूज करते हैं तो नो रिलेटिव और यहाँ पे आप मेंशन कर देते हैं नो फॉलो का टैग, तो इन दैट सेंस जो है क्रॉलर जो है उसके ऊपर मूव नहीं करेगा। तो बेसिकली ये फॉलो और नो फॉलो जो है दो ऑप्शन है। फॉलो की सूरत में तो वो जाएगा वहां पे और उसको रीड करेगा, क्रॉलिंग करेगा और उसको रैंक करेगा बेसिकली। तो ये बेसिकली इसको भी ऑप्टिमाइज होना चाहिए। और ऑप्टिमाइज क्यों होना चाहिए? ये इसलिए होना चाहिए कि वेब सर्च इंजन जो है उसको रैंक कर सके प्रॉपर। लिंक टू अदर पेजेस विद इन द साइट इज वेरी सिंपल एंड यूजफुल वे टू इंप्रूव द सर्च इंजन परफॉर्मेंस। ये जो लिंक्स आप लगा रहे हैं ये भी सर्च इंजन की परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकते हैं। कैसे, किन बातों का ध्यान रखना है? द ट्रिक इज टू मेक यूज ऑफ रेलिवेंस सेंटेंस। आप सेंटेंस जो लिखना है ना वो रेलिवेंट होना चाहिए। कैसे, अभी देखते हैं हम। यूजिंग रेलिवेंट कीवर्ड्स, कीवर्ड्स प्रॉपर अगर आपने यूज किए हैं हाइपरलिंक के अंदर,
और इंश्योरिंग दैट टाइटल ऑफ द लिंक आर सूटेबल टू ऑप्टिमाइज। लिंक जो आप क्रिएट करना चाह रहे हैं वो सूटेबल है, ऑप्टिमाइज। एग्जाम्पल उसने दी है कि बेसिकली नोवेल्टी हैड कैटेगरी, ये एक पेज है। अगर आप इसको पुअरली जो है लिंक क्रिएट करेंगे तो वो ऐसे होगा कुछ। ये आपको टेक्स्ट नजर आ रहा होगा, टू व्यू द कलेक्शन ऑफ नोवेल्टी हैड। अब ये आपने लिंक ए का टैग जो है वो इंप्लीमेंट किया। यहाँ पे आपने लिखा क्लिक हेयर। ये क्लिक हेयर सिंपल लिखा हुआ नजर आ रहा होगा और ब्लू कलर का होगा। जब यूजर इस क्लिक हेयर पे क्लिक करेगा तो फौरन वहां पे चला जाएगा। अब ये जो है ना, ये कोई एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं है क्लिक हेयर। आप प्रॉपरली कीवर्ड यूज करें। तो वर्ड क्या है, नोवेल्टी हैड कैटेगरी। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये ए के टैग के अंदर उसने कलेक्शन ऑफ नोवेल्टी हैड्स, यानी कि उसने एक तरह का उसके टाइटल को एज ए लिंक के तौर पर यूज कर लिया यहाँ पे। ये बेसिकली बेस्ट वे है। हालांकि यहाँ पे भी क्लिक करके उसने उसी पेज के ऊपर जाना है और यहाँ पे भी क्लिक करने के बाद उसने उसी पेज पे जाना है, बट टेक्स्ट जो आपने दिया है लिंक के लिए वो यहाँ पे सिंपल है और यहाँ पे आपने थोड़ा सा जो है उसको जो है रेलिवेंट करते हुए, रेलिवेंसी क्रिएट करते हुए कीवर्ड को यूज कर लिया या टाइटल को यूज कर लिया, जिसकी वजह से सर्च इंजन ने उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगी। तो ये छोटे छोटे चीजें हैं जिनको अगर आप मद्देनजर रखेंगे तो उसके बाद जो है आपके पास जो है ये बेसिकली जो है क्रिएट होता जाएगा, यानी कि आपके पेजेस जो हैं। अच्छा, रिक्वेस्ट तो आई नहीं है किसी स्टूडेंट की तरफ से, तो वो कह रहे हैं जी ज्वाइन करवाएं। अब मैं रिक्वेस्ट होगी तो ज्वाइन करूंगा ना, रिक्वेस्ट तो नहीं आई मुझे किसी स्टूडेंट की, तो स्टूडेंट का मैसेज आया है। अच्छा, उसके बाद हम ऑन साइड जो है पेज ऑन साइड जो है एसईओ को स्टडी कर रहे हैं, तो उसमें हमने हेडिंग को देखा, हमने लिंक को देखा। उसके बाद एक चीज ये है कि आप अपनी वेबसाइट के कंटेंट्स को अपडेट करते रहें ताकि विजिटर जो आए उनको फ्रेश कंटेंट्स और अप टू डे कंटेंट्स जो है वो मिलते रहें। तो दैट इज वन एंड अदर पॉइंट जो है। मेटा का टैग जो है वो यूज होता है। मेटा का टैग अगर आप लोगों ने HTML स्टडी की हो तो उसमें हम मेटा का टैग यूज करते हैं। आजकल तो इसको थोड़ा सा डिस्करेज करते हैं, बट स्टिल अभी भी यूजफुल है। जितना पहले इसकी इंपॉर्टेंस थी उतनी तो नहीं है, लेकिन स्टिल अभी भी इसको यूज किया जाता है। और इसका पर्पस क्या है, बेसिकली मेटा का टैग जो है हमेशा हेड के टैग के अंदर आता है। आपको पता है कि जब आप HTML यूज करते हैं तो उसके दो सेक्शन होते हैं, एक होता है हेडर और एक होता है बॉडी। हेड सेक्शन जो है उसके अंदर जो चीजें आप रखेंगे वो नॉर्मली विजिबल नहीं होती, लेकिन जो चीजें आपने बॉडी के टैग के अंदर रखी होती हैं वो ब्राउजर के अंदर विजिबल होती है नॉर्मली। तो मेटा का टैग भी एक ऐसा टैग है जिसको विजिबल नहीं होता वहां सिवाय चंद एक उसके अंदर जो है क्या कहते हैं एट्रीब्यूट्स, उनकी वैल्यू डिस्प्ले होती है, वो हम अभी देखते हैं। और बाकी जो है वो जस्ट इंफॉर्मेशन ही होती है। तो मेटा का टैग जो है वो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ऑल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द वेब पेज। जस्ट लाइक ऑथर का नाम क्या है, कीवर्ड जो है सर्च इंजन के, आपने उसकी डिस्क्रिप्शन और जो भी पेज में जो चीजें मौजूद हैं उसके अंदर, तो आप मेटा का टैग यूज करते हैं और आप जो है वेब पेज के अंदर उनकी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको रिट्रीव हो रही होती है। आप ये भी उसके अंदर स्पेसिफाई कर सकते हैं कि जब यूजर आपकी वेबसाइट को ब्राउज कर रहा हो तो कितने सेकंड्स या कितने मिनट के बाद वो फ्रेश भी होता रहे। फ्रेश मीन के वो सर्वर से कनेक्ट होकर कंटेंट्स को अपडेट करता रहे। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन होती है। नॉर्मली अगर आपने सर्च इंजन में कोई चीज सर्च की हो तो जब वेबसाइट का लिंक डिस्प्ले होता है तो उसके लिंक के नीचे 3-4 लाइनें भी नजर आ रही होती हैं जिसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्शन। वो भी नॉर्मली मेटा के टैग के अंदर मौजूद होती है। मेटा के टैग के अंदर बहुत से एलिमेंट्स जो है वो मौजूद होते हैं, उनमें से चंद एक को हम देखते हैं। आप चाहिए ऑलवेज जो है वो हेड के टैग में होती है, मैंने बताया आपको। अच्छा जी, आप डिस्क्रिप्शन कीवर्ड यूज कर सकते हैं। ये एक एग्जांपल है मेटा का। नेम आपने टैग यूज किया, एट्रीब्यूट,
और आपने उसकी वैल्यू दी है कीवर्ड। अब कंटेंट्स जो है एसईओ इज इम्पोर्टेंट वेरी फॉर एवरी वेबसाइट, ये आपने उसके कंटेंट रखे हैं, यानी कि सर्च इंजन में जब कोई यूजर एसईओ इज वेरी इंपॉर्टेंट के नाम से सर्च करेगा तो ये कीवर्ड आपने जो स्पेसिफाई किया है ये क्यूरी के तौर पे जो है वो रीड करेगा ब्राउजर, और सॉरी सर्च इंजन, वो देखेगा कि इस वेबसाइट के अंदर मेटा के टैग के अंदर कीवर्ड के अंदर ये स्पेसिफाई किया है और ये मैच कर रहा है उस क्यूरी से, तो वो इस पेज को फेच करके लेके जाएगा यूजर को उसकी क्यूरी के अगेंस्ट डिस्प्ले करने के लिए नॉर्मली। और फिर अगर आप ये एग्जांपल देखें तो इसमें भी नेम का ही एट्रीब्यूट है लेकिन वैल्यू डिस्क्रिप्शन है, और कंटेंट आपने लिखा फ्री वेब ट्यूटोरियल ऑन एचटीएमएल एंड सीएसएस। जो लिंक डिस्प्ले होगा उसके नीचे 2-3 लाइनें जो है वो डिस्क्रिप्शन की डिस्प्ले हो रही होती है ब्लू कलर की, वो लाइनें जो है वो हम कहेंगे कि जी ये जो है हमारे पास डिस्क्रिप्शन के लिए है, यानी कि डिस्क्रिप्शन के टैग के अंदर यूज होती हैं। जी मैं एक मिनट देखूं मेरे पास लिंक, हाँ ये देखिएगा यहाँ पे, तो ये आपने जब सर्च इंजन आपने सर्च किया है तो ये 3 लाइनें नजर आ रही हैं आपको, ये मेटा डिस्क्रिप्शन की इंफॉर्मेशन है। आपने नेम रखा था डिस्क्रिप्शन और आगे उसका एट्रीब्यूट कंटेंट जो था उसमें आपने ये लाइनें रख दी सारी की सारी, तो ये बेसिकली ये लाइनें डिस्प्ले होती हैं जब आप सर्च इंजन के ऊपर जो है सर्च कर रहे हो, तो दैट इज डिस्क्रिप्शन और फ्री कंटेंट्स बेसिकली। ऑथर का नाम रखना है, ये हमने स्पेसिफाई किया, फ्रेश रिफ्रेश करें कंटेंट, हर 30 सेकंड के बाद जो है आपकी वेबसाइट के कंटेंट जो है वो फ्रेश रिफ्रेश होते रहेंगे। ये सारी इंफॉर्मेशन मेटा टैग की है, आप एक से ज्यादा मेटा टैग यूज कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर, बट इन द हेड सेक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं। इसी तरह ये आप एक और एट्रीब्यूट है नेम रोबोट और कंटेंट नो इंडेक्स। अच्छा, ये रोबोट्स फाइल क्या होती है ये भी हम देखते हैं, इसको स्टडी करते हैं। बेसिकली रोबोट्स जो है वो एक प्रोग्राम है जो कि सर्च इंजन यूज करता है, जो कि इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी वेबसाइट में से इकट्ठी करनी होती है। तो रोबोट इज ए प्रोग्राम और वो अपडेट करता है अपनी डेटाबेस को। लास्ट टाइम मैंने बताया था कि सर्च इंजन जो है वो आपकी इंफॉर्मेशन को लेता है और अपनी डेटाबेस के अंदर अपडेट करता है। तो रोबोट प्रोग्राम जो है वो यूजुअली आप मेटा के टैग के अंदर ही स्पेसिफाई करते हैं और ये इंफॉर्मेशन मेटा वेब पेज जो आपने डिफाइन किया होता है वो सर्चिंग के दौरान सर्च इंजन जो है उसको लेता है और अपने अंदर स्टोर करता है। तो आपने मेटा के टैग के अंदर आप अलाउ भी कर सकते हैं और डिस अलाउ, यानी कि आप जो है उसको फॉरवर्ड या अलाउ ना नहीं भी कर सकते सर्च इंजन को कि वो आपकी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करे। तो वो आपने इस टैग के अंडर जो है स्पेसिफाई करना है। अगर आपने उसमें स्पेसिफाई कर दिया तो वो इंफॉर्मेशन क्रॉलिंग करेगा आपकी वेबसाइट पे, और अगर आपने स्पेसिफाई नहीं किया तो वो क्रॉलिंग नहीं करेगा। तो बेसिकली अभी बता चुका हूं कि रोबोट टीएक्सटी फाइल है, ये बेसिकली इंस्ट्रक्शन देता है सर्च इंजन को अबाउट क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और आपके वेब पेजेस की कैशिंग फाइल्स और डायरेक्टरीज जो हैं उनकी। अगर सर्च इंजन जो है आप उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं अगर आपने इस फाइल के अंदर स्पेसिफाई किया। दूसरे लफ्ज में आप कह सकते हैं कि रोबोटिक्स फाइल जो है वो आप अलाउ और डिस अलाउ करते हैं सर्च इंजन को कि वो आपकी वेबसाइट पे जो है वो विजिट करे या ना करे। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है, आप किसी पोर्शन को भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि इस पोर्शन के ऊपर ना करें। तो ये जो है वेबसाइट है, अगर सपोज इसमें आपने रोबोटिक डॉट टी एक्स टी जो है फाइल नहीं यूज की तो वो जितने पेजेस हैं सब के ऊपर क्रॉलिंग कर रहा है। और अगर आपने रोबोटिक्स टीएक्सटी फाइल यूज की हुई है तो उसमें आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि बाकी पेजेस तो जो है वो उसको विजिट कर ले सर्च इंजन, लेकिन ये वाली जो फाइल है इसके ऊपर विजिट ना कर सके। तो वो आप स्पेसिफाई कर सकते हैं किसके जरिए, रोबोटिक्स टीएक्सटी फाइल के जरिए। तो बेसिकली ये पर्पज होता है इसका। मेटा टैग जो है वो हमने अभी डिस्कस किया। तो अगर हम देखें older method for search engine optimization to take the advantage of metadata within HTML, तो ये अब ये सारी उसने डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। नॉर्मली आप जो इसमें यूज करते हैं डिस्क्रिप्शन के टैग को यूज करते हैं, कीवर्ड्स और डिस्क्रिप्शन ये दो टैग जो है वो स्टिल यूज होते हैं और यूजफुल है किसी भी
वेब पेज के कंटेंट्स के मुतल्लिक जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं, ताकि जो है सर्च इंजन जो है वो उसको सर्च करे और उसको इंडेक्सिंग कर सके, प्रॉपर तरीके से उसकी रैंकिंग कर सके। तो दैट इज़ द मेटा टैग। और मेटा टैग जो है वो अभी हमने जैसे कहा कि उसको भी प्रॉपर होना चाहिए, ताकि ऑप्टिमाइज होना चाहिए प्रॉपर, ताकि सर्च इंजन जो है वो उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो सके। सो दैट इज़ आपकी जो है मेटा टैग है। इसमें इसने कुछ एग्जांपल्स आपको दी हुई हैं। ये एग्जांपल मैंने ऑलरेडी बताया। ये डिस्क्रिप्शन का जो है एट्रीब्यूट यूज किया और उसके कंटेंट्स डिफाइन किए हैं, और ये कीवर्ड है और कीवर्ड के आगे उसने स्पेसिफाई किया है। तो ये दो तो मोस्टली यूज होते ही होते हैं। अच्छा, इससे नेक्स्ट जो हेडिंग है दैट इज साइट मैप एंड वेब मास्टर टूल है। वेब मास्टर साइट और वेब मास्टर टूल क्या है, तो इससे पहले हम इसको देख लें। तो बेसिकली आपकी साइट मैप जो है वो एक फाइल होती है जिसके अंदर तमाम के तमाम वेब पेजेस आपकी वेबसाइट के जो हैं वो मौजूद होते हैं, जो कि बताते हैं गूगल को और दूसरे सर्च इंजन को कि आपकी साइट के कंटेंट किस तरह ऑर्गेनाइज किए गए हैं। यानी कि साइट मैप इज ए फाइल। साइट मैप जो है वो फाइल है और दैट विल टेल द सर्च इंजन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट्स। तो साइट मैप कंटेन वैल्यूएबल मेटा डाटा रिलेटेड टू वेब पेजेस विच इज लिस्टेड इन द साइट मैप। और जब पेजेस अपडेट होते हैं, कब अपडेट हुआ लास्ट और कितनी दफा उसके अंदर चेंजेस आई हैं, वो तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो साइट मैप फाइल के अंदर मौजूद होती है। यानी कि ये फाइल है जिसके अंदर आपकी तमाम वेबसाइट की इंफॉर्मेशन इसके अंदर मौजूद होती है। जितने भी वेब पेज होते हैं उनकी इंफॉर्मेशन इसमें मौजूद होती है, और ये बेसिकली सर्च इंजन के लिए यूजफुल है। नॉर्मली ये फाइल HTML या XML की होती है, और जब आप अपनी जो है वेबसाइट को लॉन्च करते हैं, लाइव करते हैं, तो वहां पे होस्टिंग सर्वर के ऊपर एक फोल्डर क्रिएट होता है जिसका नाम है public_html, और नॉर्मली ये फाइल उसके अंदर मौजूद होती है। और इस फाइल को जो है ना बेसिकली improve the crawling of your site. It contain all web pages URL। आपके वेब पेजेस जितने भी उनके URL हैं वो सारे इसमें मौजूद होती हैं, और सर्च इंजन जो है वो इसको यूज करता है बेसिकली। और वेब मास्टर टूल जो है बेसिकली जैसे गूगल सर्च कंसोल है, ये फ्री सर्विसेज हैं गूगल की तरफ से, आप चाहें तो यूज भी कर सकते हैं अगर हो। तो बेसिकली आप अपनी वेबसाइट्स को चेक करना चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट्स के अंदर कौन से एरर्स हैं, क्या इश्यूज हैं, तो वो तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन आप या मॉनिटर कर सकते हैं। यानी कि गूगल ने कब लास्ट टाइम विजिट किया आपकी वेबसाइट के अंदर, कौन सी इंफॉर्मेशन अपडेट हुई, जस्ट लाइक इस किस्म की, यानी कि मॉनिटर कर सकते हैं। तो ये वेब मास्टर टूल होता है, और जिसके अंदर आप अगर लॉग इन करें तो आपकी वेबसाइट की तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हैं। दैट इज वन काइंड ऑफ टूल। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास जो है साइट मैप एंड वेब मास्टर टूल्स, तो ये दोनों चीजें जो हैं बेसिकली टूल्स हैं, और आपके जो है क्या करते हैं, वेबसाइट्स के कंटेंट्स और उसकी रैंकिंग को इम्प्रूव करने के लिए आप ये टूल यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली वेब मास्टर मैनेज द एरर विद इन देयर साइट। आपकी वेबसाइट्स के अंदर जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि एरर्स या कोई